Hello student, how are you? In previous video we were discussing about our ninth chapter solar insolation, heat balance and temperature. इस चैप्टर को हम आज रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की इस चैप्टर में क्यूरी आ रही थी कि हमें समझ में नहीं आया। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि ज्योग्राफी की कॉपी बनानी है, अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। उसके साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को यह भी बता दें कि इसके साथ एक मैप भी बनाना है। हर एक चैप्टर का एक अलग मैप होगा। सोइल वाले चैप्टर का अलग मैप होगा, वेजिटेशन वाले चैप्टर का अलग मैप होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया इसका भी एक अलग मैप होगा। और आपको कोशिश ये करनी है कि ये मैप बनाएं, ये फ्री हैंड से बनाएं। एग्जाम में आप स्टेंसिल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इसको फ्री हैंड से बनाएं। ओके स्टूडेंट, आपको ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। जो न्यू फ्रेंड्स आपके जुड़ते हैं अपनी क्लास में, उनको बताना है कि मैप इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम अपने नाइन्थ चैप्टर की। आवर चैप्टर इज solar radiation, heat balance, और टेम्परेचर। यह हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले बताते हैं सोलर इंसोलेशन क्या होती है। मीन हमारा अर्थ पे जो जीवन संभव है वो सोलर इंसोलेशन के कारण ही है। इसी के कारण पेड़ पौधे होते हैं, उसी पे जंतु निर्भर है, उसी पे मानव निर्भर है, उसी पे सभी प्रकार की फसलें होती हैं, सिर्फ हीट बैलेंस के इंसोलेशन के कारण। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी सोलर इंसोलेशन की? जो अर्थ पे हमें सन रेज जो हमें मिलता है इंसोलेशन, वो क्या है? द अर्थ रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज सोलर रेडिएशन एंड इंसोलेशन। उसी एनर्जी को हम इंसोलेशन कहते हैं जो हमें सन से प्राप्त होती है। और बात करते हैं हम कितनी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। जितनी एनर्जी हमें, एवरेज एनर्जी को हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। सोलर कांस्टेंट ये हमें 1.94 कैलोरी इन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन पर मिनट, हमें इतनी एनर्जी प्राप्त होती है एक मिनट में। यह है एवरेज एनर्जी ऑफ। यह आपको याद रखना है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। और सेकंड बात आ गई कि क्या सन हमेशा पृथ्वी की एक समान दूरी पे रहता है? नहीं। आप सोचते होंगे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, रोटेशन करती है अर्थ की। आपके अनुसार ये होगी अर्थ की परिक्रमा। अर्थ यहां होती है, ये हो गया सन। अर्थ यहां हो गई, अर्थ यहां हो गई, अर्थ यहां हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर। इसमें क्या होगा कि अर्थ का जो रोटेशन पार्ट है वो इलिप्टिकल है। अर्थ एक बार तो सन के बिल्कुल नजदीक आती है और एक बार थोड़ी दूर जाती है, ऐसे। ये डिस्टेंस हो गया कम, ये हो गया ज्यादा। ये हो गया अर्थ का रोटेशन जो सन के चारों ओर घूमती है। ये हमारी अर्थ हो गई। यहां पे भी एक अर्थ बना दो।
एक बार डिस्टेंस कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन। पेरिहीलियन, इसमें अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 147 मिलियन किलोमीटर। और ये किस समय होगा, ये विंटर सीजन में होगा। जब 3 जनवरी होगी तब अर्थ सन के बहुत नजदीक होगी, मीन 147 मिलियन किलोमीटर दूर। और इसके अपोजिट में जब सबसे अधिक डिस्टेंस होगी सन और अर्थ की, इसको बोलेंगे एपहीलियन। इसका डिस्टेंस होगा 152 मिलियन किलोमीटर। और ये कब होएगी, ये 4 जुलाई को। ओके स्टूडेंट, आपको प्रीहीलियन और एपहीलियन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत से एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्यूज कॉन्टेस्ट में भी इसको कई बार पूछा गया है। आप समझ गए होंगे, सोलर कांस्टेंट, प्रीहीलियन, एपहीलियन। 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन पर मिनट, ये होता है एवरेज ऑफ इंसोलेशन, एवरेज ऑफ एनर्जी जो अर्थ प्राप्त करती है। ये हो गया प्रीहीलियन, एपहीलियन। अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट अर्थ सरफेस। वेरिएबिलिटी of insolation on earth surface। टेम्परेचर क्या है कि डे टू डे, सीजन, पर ईयर, इसके अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है। कभी इंसोलेशन हमें ज्यादा प्राप्त होता है, कभी कम प्राप्त होता है। विंटर सीजन में कम होता है और समर सीजन में हमें ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होता है। इसके मेन फैक्टर कौन से हैं जो इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं? मेन फैक्टर दूज आर अफेक्टिंग इंसोलेशन। इंसोलेशन और टेम्परेचर में क्या अंतर है? इंसोलेशन से हम ये समझ सकते हैं कि धूप जो हमें सूर्य का प्रकाश में प्राप्त होता है वो इंसोलेशन है। टेम्परेचर थोड़ा इससे अलग होता है, टेम्परेचर बिना इंसोलेशन के भी हो जाता है। अब बात करते हैं इंसोलेशन की, इसको फैक्टर कौन से हैं? फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा द रोटेशन ऑफ अर्थ on its axis। जो अर्थ अपने रोटेशन पे करती है, इससे भी इंसोलेशन प्रभावी होता है। सेकंड आ गया हमारा इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आएगा हमारा लेंथ ऑफ द डे। फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा कौन सा फोर्थ पॉइंट? कॉन्टेम्परेसी ऑफ एटमॉस्फेयर
पॉइंट आएगा हमारा लैंड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मेजर 5 पॉइंट है ये इंसुलेशन को इफेक्ट करते हैं कि कहां पे इंसुलेशन ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी। तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी तो इंसुलेशन सिर्फ एक ही जगह पे मिलता रहेगा और दूसरी जगह को इंसुलेशन नहीं प्राप्त होगा। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। और जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ हो गई, ये अपने एक्सिस पे 66.5 डिग्री इंक्लाइन है। जैसे कि ये 66 डिग्री और ये होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ। और यहां पे जो सन होता है, पहले तो सन की रेज इस पे गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इस समय यहां पे समर होती है, इस स्थान पे ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त होती है। और जब रोटेट करती है नेक्स्ट 6 मंथ के बाद जो सन रेज है वो यहां पे गिरना स्टार्ट हो जाती है इस साइड में। तो क्या होगा, यहां पे इंसुलेशन ज्यादा प्राप्त होगी। आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। रोटेशन ऑफ द अर्थ, घूमती है जो अर्थ, ऑन इट्स एक्सिस, इस एक्सिस का भी क्या अर्थ होता है, मीन अर्थ का रोटेशन और इंक्लिनेशन, इसमें दोनों पॉइंट आएगी जिसकी वजह से इंसुलेशन प्रभावित होता है। हमारा सेकंड पॉइंट आ गया इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज। सनरेज का इंक्लिनेशन होना, तिरछा पड़ना। अगर देखिए सन की रेज सीधे पड़ती है, यहां पे सीधी पड़ती है तो ठीक है, यहां पे ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त होगा। लेकिन जब यहां पे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी हाई लैटिट्यूड पे तो ये तिरछा होना स्टार्ट हो जाएगी और सनरेज थोड़ी सी स्थान की जगह पे, ज्यादा स्थान पे वही सनरेज ज्यादा एरिया में जाएगी। ये 3 सनरेज है, ये यहां पे गिरी इतने एरिया में, लेकिन ये 2 सनरेज है, इन्होंने इतना एरिया कवर किया। मीन इसके कारण यहां पे इंसुलेशन कम प्राप्त होगा। जहां पे इसको एटमॉस्फेयर भी ज्यादा कवर करना पड़ेगा, इसके अंदर वाटर वेपर होते हैं, कुछ और होते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की मोटाई बढ़ जाती है और इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है, सनरेज उतनी ही रहती है। इस कारण इंसुलेशन कम प्राप्त होता है। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, किस कारण हमें इंसुलेशन कम प्राप्त होता है, किस कारण ज्यादा। लेंथ ऑफ द डे, ये भी बिल्कुल इजी पॉइंट है। अगर हमारे गर्मियों में दिन लंबा होता है और सर्दियों में हमारा दिन छोटा होता है, तो सिंपल है, जिस टाइम दिन लंबा होगा उस समय हमें ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त होगी और जिस टाइम हमारा डे छोटा होगा वहां हमें कम इंसुलेशन प्राप्त होगी। अब आ गया हमारा 4th पॉइंट, कॉन्ट्रोप्रेसी ऑफ एटमॉस्फेयर। मीन एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव पड़ता है इंसुलेशन पे। अगर हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर है, क्लाउड नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, तो क्या होगा, हमें ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त होगी। और अगर इसका उल्टा, क्लाउड ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, तो सनरेज हम तक नहीं पहुंच पाएगी और हमें कम इंसुलेशन प्राप्त होगी। अब आ गया लैंड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ और बातें भी हैं।
जैसे कि डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और वहां पे सनरेज आती है और डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, तो एक स्कैटरिंग की प्रक्रिया होती है, स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है। उसमें हमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर पड़ने वाले सनरेज को बिखेर देते हैं। जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो उसमें क्या होता है, हमें आसमान का रंग उस साइड से लाल दिखाई देने लगता है, वो स्कैटरिंग के कारण ही होता है। स्काई का रंग नीला दिखाई देता है, वो भी स्कैटरिंग के कारण ही होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, वो सन रेज को रोकते हैं, उससे स्कैटरिंग होती है। अब हमारा 5th पॉइंट आ गया, वो है लैंड कॉन्फ़िगरेशन। मीन लैंड कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप से इसका अर्थ होता है। एक तो मीन किसी स्थान पे ढलान हो, यहां पे एरिया ऊंचा आ गया और यहां पे नीचा आ गया, तो यहां पे अगर सन की रेज आती है इस साइड से, तो यहां इंसोलेशन हमें ज्यादा प्राप्त होगा और यहां पे हमें इंसोलेशन कम प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा लैंड कॉन्फ़िगरेशन। और कई स्थानों पे जैसे मिट्टी का रंग ज्यादा डार्क है, आपको पता ही होगा कि ब्लैक रंग है जो ज्यादा अब्जॉर्ब करता है इंसोलेशन को। ब्लैक मिट्टी होगी, डार्क वेजिटेशन होगी, वे इंसोलेशन को ज्यादा लेंगे, और अन्य जो फीका रंग होगा वो इंसोलेशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके स्टूडेंट, हमने ये 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, लेंथ ऑफ द डे, कॉन्टेम्परेसी ऑफ एटमॉस्फेयर, लैंड कॉन्फ़िगरेशन। ये 5 पॉइंट सोलर इंसोलेशन को इफेक्ट करते हैं। अब हम आगे करते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इंसोलेशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हमें कहां पे इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होता है और कहां पे कम, उन 1-2 प्लेस को मार्क करना है। हमें इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहां पे प्राप्त होता है, आप सोचते होंगे कि इक्वेटर लाइन पे हमें ज्यादा प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कुछ ऊपर हमें ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होता है। इसको हम सिंपली ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। ट्रॉपिक्स पे हमें ज्यादा इंसोलेशन प्राप्त होगा, 320 वाट पर मीटर स्क्वायर। और पोलर एरिया में हमें 70 वाट पर मीटर स्क्वायर इंसोलेशन प्राप्त होती है। ट्रॉपिक्स में कहां पे, जहां पे 23.5 डिग्री पे, यहां पे एटमॉस्फेयर क्लियर होता है, क्लाउड नहीं होते। इक्वेटर लाइन पे हमें इससे कम मिलता है, सबसे ज्यादा इंसोलेशन हमें यहां पे और यहां पे मिलता है। पोलर एरिया में मोस्टली जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, जिससे हमें यहाँ पे कम सोलर इंसोलेशन प्राप्त होती है। और दूसरा, हमें उसी स्थान पे, एक तो होता है कॉन्टिनेंट, एक होता है ओशियन। अगर बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ, कॉन्टिनेंट पे हमें कितना प्राप्त होगा, ओशियन पे कितना प्राप्त होगा। कॉन्टिनेंट पे हमें इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होगा ओशियन की बजाय, ओशियन में कम होगा, लो होगा। इसके अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट में
हाई इंसोलेशन प्राप्त होगा ओशियन की बजाय। ओके स्टूडेंट, हमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन कर दिया है। पोलर में कितना इंसोलेशन प्राप्त होता है, ट्रॉपिक्स में कितना और कॉन्टिनेंट में कितना। अब बात करेंगे कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। कूलिंग और हीटिंग कैसे होती है, जैसे कि मैं आपको एक बताना चाहता हूं, कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में आपने सुना होगा। कंडक्शन क्या होता है? इंसोलेशन के कारण हमारे अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर की निचली परत हमें ट्रोपोस्फेयर मिलती है, सबसे पहले इंसोलेशन से अर्थ गर्म होगी और इसके बाद में जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है ट्रोपोस्फेयर, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे ऊपर जो उसकी ऊपरी लेयर, ऊपरी परत उससे जो अटैच है वो वार्म होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कंडक्शन क्या होती है? जो अर्थ वार्म हो जाती है, सबसे पहले ये अपने ऊपर लेयर को वार्म करती है, फिर इससे ऊपर और फिर इससे ऊपर। मीन ये कंडक्ट करता जाता है टेम्परेचर को ऐसे। मीन ये गर्म होती जाती है सभी लेयर, एक लेयर से दूसरी लेयर में टेम्परेचर वेरी होता जाता है। तो आप कंडक्शन के बारे में समझ गए होंगे। जब तक इन दो बॉडीज का टेम्परेचर बराबर नहीं होगा, कंडक्शन होती रहेगी। ओके डियर, आप समझ गए कंडक्शन क्या होती है? मीन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना जब वो एक दूसरे से अटैच हो, ये हो गया कंडक्शन। अब सेकंड बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जब अर्थ हीट होना स्टार्ट कर देती है तो इसमें नीचे की विंड होती है वो गर्म होती है। गर्म होने के बाद ये ऊपर उठती है। जैसे कि हल्की हवा हमेशा ऊपर की ओर उठेगी, ऐसे ऊपर की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ये जनरली इक्वेटर पे होता है। विंड ऐसे वार्म हुई और ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर दिया, और ये विंड कहलाएंगी कन्वेक्शनल विंड। अब बात करते हैं एडवेक्शनल विंड की। थर्ड पॉइंट आ गया एडवेक्शन। मीन क्या होगा? जब विंड ये तो वर्टिकली फ्लो करेगी ऐसे ऊपर की ओर, ये हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगी इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड। ये हमेशा ऊपर की ओर ही फ्लो करती हैं। हॉरिजॉन्टली फ्लो करे उसे एडवेक्शनल विंड करते हैं। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, तो इसको एडवेक्शनल विंड बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब अर्थ अपनी सारी एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में रिसीव करती है तो क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है वो हीट होना स्टार्ट कर देता है और अर्थ एक रेडिएटेड बॉडी के रूप में काम करना स्टार्ट कर देती है, और ये अपनी एनर्जी को
रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में, रिसीव करती है अपनी एनर्जी को शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, शॉर्ट वेव के रूप में, और रिफ्लेक्ट करती है इस एनर्जी को लॉन्ग वेव के रूप में। ये आपको याद रखना है। जब ये अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है लॉन्ग वेव रूप के में, तो क्या होता है कि वायुमंडल में जो कई ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अपने अंदर इंसोलेशन को अब्जॉर्ब कर लेती है। ये क्या करती है, सभी को अपनी एनर्जी को समेट के रख लेती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। इस पूरे प्रोसेस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। शॉर्ट वेव के रूप में अर्थ का गर्म होना, फिर रेडिएटेड बॉडी की तरह वर्क करना, फिर लॉन्ग वेव के रूप में एनर्जी को ट्रांसमिट करना, और फिर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण कुछ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है। लेकिन इसके द्वारा ही हमारा टेम्परेचर एक समान बना रहता है। ना ही तो हमारा टेम्परेचर ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। किसके कारण? सिर्फ CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? मीन छुपी हुई उष्मा, गुप्त उष्मा भी बोलते हैं लेटेंट हीट को। जब किसी स्थान पे जैसे कि ओशियन में इवोपरेशन होता है, तो इस पे कुछ एनर्जी पड़ती है ओशियन के वाटर पे, और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब किस कारण हुआ कि एनर्जी इंसोलेशन सन रे इसके ऊपर गिरी और वो वाटर वेपर में बदल गया। तो वाटर वेपर में बदलते समय उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है। वो ही वाटर वेपर जब ऊपर जाकर कंडेंसन होता है और वाटर के रूप में वापस परिवर्तित होता है, तो उसमें कुछ हीट रिलीज होती है। इसी के कारण हमारे रेनफॉल होने से पहले कुछ गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो उसी के कारण होता है कि वाटर वेपर कंडेंसन होते हैं, तो वो अपनी जो एनर्जी है वो डिस्चार्ज करते हैं और उसी से हमें गर्मी लगती है। यही हमारी लेटेंट हीट है। जब वाटर वेपर वाटर में बदलते हैं तो अपनी हीट छुपा के रखते हैं, अपनी एनर्जी छुपा के रखते हैं, यही लेटेंट हीट है। अब हम अपना अगला पॉइंट करेंगे, वो है हीट बजट। Our next topic is heat budget. Heat budget of the planet. हम हीट बजट कैसे बताएंगे प्लानेट ऑफ अर्थ का? मीन हीट बजट बताने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100% एनर्जी इंसोलेशन हमें प्राप्त होता है, और इसमें से 35 यूनिट अर्थ पे आने से पहले ही एटमॉस्फेयर में वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। सेंड टू एटमॉस्फेयर बाय reflecting and scattering। अर्थ पे आने से पहले ही सन रेज का 35% एटमॉस्फेयर में वापस सेंड कर दिया जाता है। इनमें से 35 का बताना है सबसे पहले। 27 यूनिट क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट कर ली जाती है,
रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड, और इसमें से 2 यूनिट इसका क्या होता है, ये स्नो कैप के द्वारा रिफ्लेक्ट कर ली जाती है, और 6% स्कैटरिंग में यूज होती है। स्कैटरिंग हो गई 35 में 27 क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट, 2% स्नो कैप के द्वारा, और 6 स्कैटरिंग। ये हो गया 35% जो एटमॉस्फेयर के से आने से पहले ही सेंड कर दी जाती है। इसी को एल्बिडो ऑफ अर्थ बोलते हैं, कि आने से पहले ही वापिस सेंड कर दी। अब इसके बाद में 100% में 35 गए, 65 रिमेनिंग, मीन 65 यूनिट अभी तक बची हुई है। इसी का ही हमें बताना है कि कितनी एनर्जी आई और कितनी एनर्जी उसी फॉर्म में वापस चली गई। सिक्सटी 65 में से ये होगी हमारी 65 यूनिट, इसमें से 14 यूनिट सीधे ही एटमॉस्फेयर द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसके बाद में बची 51 यूनिट। 51 यूनिट में से 14 यूनिट आर डायरेक्टली अब्जॉर्ब बाई एटमॉस्फेयर। रिमेनिंग कितनी बची हमारी 51 यूनिट। 51 यूनिट में से 17 यूनिट रेडिएटेड टू स्पेस, ए डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट करती है। इसके बाद में हमारी रिमेनिंग बची 34 यूनिट। 34 यूनिट में से 6 यूनिट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाती है, 9 यूनिट कन्वेक्शन में और टर्बुलेंस में लगती है, और 19 हीट कंडक्शन में। हमने बताया था पहले भी कि जब वाटर वेपर वाटर में चेंज होता है और वाटर वेपर में, तब भी एनर्जी लगती है। इसी को हीट कंडक्शन भी बोलते हैं। इसमें 19 यूनिट लग जाएंगी। तो हमारा क्या हो गया 34 प्लस में 14 यूनिट 38 48 प्लस में 17 कितना हो गया 65 यूनिट। मीन जितनी यूनिट हमने यहां से स्टार्ट की थी 65 यूनिट, उतनी ही यूनिट हमने वापस बना दी। मीन जितनी एनर्जी आती है उतनी ही एनर्जी वापस रेडिएट होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसका कुछ एक अंश हमारे ऊपर आता है, और इसी कारण क्या होता है कि हमारी अर्थ ना ही अधिक गर्म होती है ना ही अधिक ठंडी होती है। हमने हीट बजट ऑफ प्लैनेट कर दिया है। एक बार हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और कर देंगे, जिससे आपके माइंड में पक्का हो जाएगा। अभी मुझे लगता है आपके दिमाग में थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। हमने ये चैप्टर एक बार तो पूरा रिपीट कर दिया है, और नेक्स्ट टाइम में हम जब भी आप में अगर कोई दिक्कत आ गई तो आप मैसेज करके बता देना, हीट बजट हम आपको दोबारा करवा देंगे। ओके स्टूडेंट।